ओके स्टूडेंट, सो अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे मैंने बोला आपको कि बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको कि कि अगर मेरे पास जब x का वैल्यू बहुत छोटा था, जैसे मैंने उसके केस बताया आपको कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 + x होल रेज टू पावर n, ठीक है ना, और x का वैल्यू जो है ना 1 से बहुत छोटा हो, तो तब हम इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + nx, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना इसका यूज होता है फिजिक्स में, बहुत बार आप इसको यूज करोगे फिजिक्स में, है ना। उसके बाद हमने एक और चीज सीखा कि जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसका भी बहुत अच्छा यूज होता है फिजिक्स में, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अनअवेयर होते हैं इससे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सम देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे तीन चार्जेस हैं, इनके बीच में इसके और इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल होगा, या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके और इसके बीच में होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब कितने पेयर्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बनेंगे, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये चार्ज 1 था, ये चार्ज 2 था, हम चार्ज 3 था। आपको पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी या इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सेम ही बात है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर किस में मैटर नहीं करता है, तो ऑर्डर मेरे पास मैटर नहीं करता है परमुटेशन में, सॉरी कॉम्बिनेशन में। तो मैं मुझे इस इनका अगर मुझे इन तीनों का पोटेंशियल अगर निकालना है, तो इसमें कितने पेयर्स मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे, वो मेरे पास एनसीआर के बराबर, NC2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं दो ले रहा हूं ना साथ में, यहाँ ये और ये, ठीक है ना, दो एट अ टाइम ले रहा हूं, इसलिए NC2 लिखूंगा मैं। और मेरे पास कितने पेयर्स आएंगे, यहां से मेरे पास n कितना है, n है मेरे पास तीन पेयर्स, तो मेरे पास आएगा 3C2। तो 3C2 किसके बराबर होता है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। तो वो मेरे पास आएगा 3 फैक्टोरियल, आता है 3 फैक्टोरियल के बराबर, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा इसका 3। तो तीन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर तीन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो बराबर होता है वो होता है इस तरीके से, मेरे पास Q, या इस तरीके से मैं लिखता हूँ KQ1 Q2 अपार उनके बीच में डिस्टेंस D, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना यूज कर सकते हो। वो मैंने ऐसे ही नहीं बताया जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, मैंने कुछ आपको ज्यादा जो है ना इरेलेवेंट नहीं बताया। जो इरेलेवेंट था वो मैंने आपको बताया, जैसे वो बाइनोमियल थ्योरम का इरेलेवेंस, ठीक है। बट आप ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें कर सकते हो, है ना। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमें पता है कि आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, ठीक है, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस इस टाइप की होती है, ठीक है, सीक्वेंस इस टाइप की होती है, A + D, है ना, A + 2D, है ना, A + 3D, ठीक है, सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास अगर मेरे पास कोई ऐसी सीक्वेंस रहेगी, तो इसको मैं बोलता हूँ ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जहां पे मेरे पास डी को मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस, है ना। डी को आई कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस, है ना। डी को मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस, एंड ए को मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है। या इसको हम फर्स्ट टर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी से यहाँ पे, एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे क्या होता है मेरे पास, एक इस टाइप की सीक्वेंस होती है मेरे पास, 2 4 6 8 10, सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। मुझे पता है इसके इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, वो है 2 का। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 2। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो ये 2 का इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये हमारे पास एपी है, जिसमें मेरे पास कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा 2 का। इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया -9, ठीक है, -9, -6, -3, 0, फिर आ गया 3, फिर आ गया मेरे पास 3 6, फिर आ गया मेरे पास 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, ठीक है। इसके और इसके बीच में डिफरेंस 3, फिर यहाँ देखेंगे हम 3। तो यहाँ पे भी मेरे को पता चला कि ये एक एपी है हमारे पास, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है क्या,
एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप ये दो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज लेता हूँ। तो अगर मुझे एक एपी का nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, वी विल डिस्कस समथिंग कॉल्ड nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं? वो हम इस तरीके से निकालते हैं कि एपी का अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो वो हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो हम निकालते हैं इस तरीके से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर मेरे को एपी में nth टर्म निकालनी है तो एपी में nth टर्म हम इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से एग्जांपल ले लिया, -8 -4 0 4 8 12। ठीक है, ये एक मेरे पास एक एपी है। अगर मुझे इसका कोई बोलेगा कि फाइंड आउट, फाइंड एट्थ टर्म, ठीक है, मुझे बोलेगा फाइंड एट्थ टर्म। ठीक है, एट्थ टर्म किस तरीके से मैं निकालता हूँ? ठीक है, तो एट्थ टर्म मैं निकालूंगा, उसको मैं ए एट लिखूंगा, है ना। तो ए एट किसके बराबर आएगा? वो मेरे पास ए इस फर्स्ट टर्म क्या है, वो है इसका -8 प्लस यहाँ पे आएगा 8, 8 माइनस वन इंटू डी। एट क्या था? एट था एन, एंड डी क्या है यहाँ पे? एंड डी आई नो डी हियर, डी इज, इसके और इसके बीच में डिफरेंस इज ऑफ 4, इसके और इसके बीच में डिफरेंस इज ऑफ 4, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 4 का है। तो मेरे पास डी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 4 का है, तो यहाँ पे मैं 4 वैल्यू डाल दूंगा। तो जैसे ही आई कैन से इट्स 7 इंटू 4, है ना, तो 7 इंटू 4 इज 28। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसका 20, है ना। आंसर विल बी कि इसका एट्थ टर्म जो होगा वो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना एपी एपी का जो है ना nth टर्म वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, अगर मेरे पास कोई बोलेगा कि बताओ डी का वैल्यू क्या है ना, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू जो होता है ना किसी जीपी में, अगर आपको डी का वैल्यू निकालना है तो डी हमेशा हमारे पास निकलता है इस तरीके से कि जो आगे वाली टर्म होती है उसमें पीछे वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन करो, है ना। आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन करो तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो या इसको आप ए एन प्लस वन माइनस ए एन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दूसरे पेज पे चलते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, इस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे समथिंग कॉल्ड सम ऑफ एपी, है ना। तो मैं थोड़ा डिफरेंट पेन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिस्कस करूंगा सम ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, एन टर्म्स ऑफ एपी, है ना। तो एपी को किस तरीके से हम सम करते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वी विल सी कि फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी उसका सम किस तरीके से होगा, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट जो होते हैं वो इस तरीके से करेंगे। अगर मेरे पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और उसका कॉमन डिफरेंस है मेरे पास डी, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मेरे पास इस तरीके से आएगा, दैट इज एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ये मेरे पास दिस विल बी इक्वल, ठीक है, इनको मैं थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूँ ताकि यहाँ पे डिफरेंस मेरे को पक्का चले पता। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ एपी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, बिफोर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं थोड़ा सा इस वाली फॉर्मूला को और मैनिपुलेट करूंगा। जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे, आई हैव जैसे मेरे पास क्या है कि इस ए को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, आई इस ए को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मेरे पास पता है ए एन बाई टू, ठीक है, इस ए को मैं लिख दूंगा ऐसे ए प्लस ए प्लस फिर क्या है मेरे पास एन माइनस वन इंटू डी। और हमें पता होता है कि ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं ए एन, है ना, ए एम बोलते हैं। तो मैं इस तरीके से एस एन को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, एस एन जो होगा वो मेरे पास इस तरीके से एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, है ना। या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, ए एन क्या है, लास्ट टर्म। तो सम ऑफ एपी मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई टू, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, या हम लास्ट टर्म इसको बोल सकते हैं। जैसे क्विकली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक जीपी है इस तरीके से, यहाँ पे है सपोज -10 -5 0 5 10, ठीक है।
तो अगर मैं बोलूंगा आपको कि इसमें आप 5 टर्म्स का सम निकालो, तो को क्या करोगे? तो मैं इस तरीके से देखूंगा, S5, ठीक है, मतलब 5 टर्म्स का सम, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इंटू ए। बताओ ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए का वैल्यू है -10। 2a प्लस एन का वैल्यू क्या है? एन है मेरे पास 5, 5 - 1 इंटू डी। तो इसको मैं देखता हूँ, 5/2, 10 - 20 आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है यहाँ पे, तो ये आप देखो, इसके और इसके बीच में डिफरेंसेस ऑफ 5, इसके और इसके बीच में डिफरेंसेस 5, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5। यहाँ पे आएगा 5 - 1 इंटू, तो इस तरीके से हो गया। तो जब हम मैं इसको, आप देखो, 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 - 20 तो 0 हो जाएगा, तो इस वाली वैल्यू, इस वाले अंदर का वैल्यू आएगा 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो वो आ जाएगा 0। तो मतलब मैं अगर इसकी 5 टर्म्स लूंगा, तो 5 टर्म्स का यहाँ पे जो सम होगा वो 0 होगा। आई होप आपको ये जो है ना, ये समझ में आ चुका होगा, एपी, है ना। तो उसके बाद हम एक और सीक्वेंस को पढ़ते हैं, अर्थमेटिक्स, सॉरी, उसके बाद एक और प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, एक और हमारे पास प्रोग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं जीपी, है ना। तो जीपी क्या होता है? लेट मी टेल यू। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो हमने पढ़ना है अभी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरीके से हम करेंगे? जैसे हमें एक यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है ना, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है इस तरीके से होती है, ए आर, AR², AR³ सो ऑन, ऐसी ही चलती जाएगी, ठीक है। जहां पे मेरे पास जो आर होता है, आर को मैं बोलता हूँ जियोमेट्रिक रेशो, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक रेशो बोलता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हमेशा हमारे पास आर का वैल्यू क्या निकलता है? इस तरीके से an+1 डिवाइडेड बाई an, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जियोमेट्रिक रेशो का वैल्यू, है ना। और यहाँ पे ए क्या होती है? ए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, है ना। और उसके बाद ये हमारे पास ज्योमेट्रिक रेशो जो है इस टाइप की होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पे बन सकता है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या एक जीपी है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कॉमन रेशो अगर आप देखोगे, 2/1, तो वो मेरे पास 2 के बराबर आती है ना। और यहाँ पे देखो 4/2, वो भी 2 के बराबर आता है। 8/4, वो भी 2 के बराबर आता है। 16/8, वो भी 2 के बराबर आता है। तो इसका कॉमन रेशो जो है ना, वो 2 के बराबर हमारे पास हो गया। तो ये एक हमारे पास एक अर्थमेटिक, सॉरी, जियोमेट्रिक एक्सप्रेस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे हो गया 1, 3, 9, ठीक है, 27, ठीक है। तो इस तरीके से सो ऑन, ये भी हमारे पास एक जियोमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन की एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा फर्स्ट एन टर्म किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक रेशो में भी हम देखेंगे कि फर्स्ट एन, सॉरी, पहली अगर मुझे एन टर्म निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं पहली चीज जो डिस्कस करने वाला हूँ, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी का nth टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये होता है कि ए एन हमेशा निकलता है हमारे पास बराबर AR⁻⁻1। ए क्या होता है यहाँ पे? ए होता है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और आर जो होता है दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक रेशो, एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे मेरे पास एक जीपी, एक एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक जीपी अगर यहाँ पे इस तरीके से है मेरे पास, 1, 2, 4, 8, 16, मैं आपको बोलूंगा इसकी फिफ्थ टर्म निकाल दो, है ना। वैसे तो फिफ्थ टर्म यहीं पे आपको प्रेजेंट है, सिक्स्थ टर्म निकाल दो, है ना। तो सिक्स्थ टर्म निकाल दो। तो सिक्स टर्म कैसे लिखूंगा मैं? A6 आएगा मेरे पास बराबर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, एंड आर मेरे पास क्या है? तो आर को निकालने का तरीका क्या है? 2/1, वो आएगा 2, है ना। यहाँ पे दिस, इसको मैं डिवाइड करूंगा पिछली वाली टर्म, इसको मैं डिवाइड करूंगा पिछली वाली टर्म, इसको मैं डिवाइड करूंगा पिछली वाली टर्म, ठीक है ना। जैसे मैं 8 को डिवाइड करूंगा पिछली वाली टर्म से, तो क्या आया मेरे पास? यहाँ पे 2 आया, ठीक है।
16 की पिछली वाली टर्म कौन है, 8, तो आएगा मेरे पास 2। तो यहाँ पे जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन रेशो है वो मेरे पास 2 आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट इज 6, 6 माइनस 1। तो आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 आएगा 5, तो 2 रेज टू पावर आएगा मेरे पास 32। तो फिफ्थ टर्म जो होगी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो मेरे पास 32 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सम, वो क्या होगा मेरे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक फिजिक्स की, रियल लाइफ फिजिक्स या रियल फिजिक्स की एक प्रॉब्लम भी सिखाऊं। ठीक है, जैसे मेरे पास वो हम लिखते हैं एस एन को लिखते हैं हम बराबर ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, इसकी बहुत सारी फॉर्मूला होती है सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आर जो है ना, आर अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव था तब जब हो, तब ये वाली फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास आर नेगेटिव था तब क्या हो जाएगा, तब मैं लिखता हूँ एस एन जो है ना, ये उल्टा लिखता हूँ ए इंटू वन माइनस आर इज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो ये कब है, जब आर का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका एक बहुत स्पेशल केस होगा। ठीक है, स्पेशल केस होगा कि सम ऑफ इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसका उसको हम बोल लिखते हैं इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, जैसे इन्फिनाइट जीपी हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड, थर्ड चीज हमारे पास है। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास है सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। इन्फिनाइट जीपी, बट उस जीपी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, उस जीपी के लिए जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन वन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, सम होता है इसका बराबर मेरे पास फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस जियोमेट्रिक रेशो। जियोमेट्रिक रेशो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मेरे पास सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, जिसका जो कॉमन रेशो होगा वो वन से छोटा होगा। फर्स्ट टर्म जो होगा उसका ए होगा, वन माइनस जियोमेट्रिक रेशो मेरे पास आर रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, मैं इन्फिनाइट जीपी का एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इन्फिनाइट जीपी का एग्जांपल ये हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज लाइक दिस। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ फाइंड द सम ऑफ, ऐसे मेरे पास जीपी है वन, वन डिवाइडेड बाई टू, वन डिवाइडेड बाई फोर, वन डिवाइड बाई एट, सो ऑन। इसका मुझे सम निकालना है, तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, आई राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस। ठीक है, सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, इट्स अ ब्लू। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम पहले सबसे पहले मैं इसका कॉमन रेशो निकालूंगा। कॉमन रेशो कैसे निकालूंगा, इसका डिवाइड करूंगा ये। ठीक है, तो जब मैं वन डिवाइडेड बाई टू को वन से डिवाइड करूंगा तो आएगा वन बाई टू, है ना। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वहां से भी वन बाई टू आएगा। ठीक है, तो आप करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कॉमन रेशो इसका मुझे पता चला कि कॉमन रेशो है वन बाई टू। तो वन बाई टू क्या है, मेरे पास लेस देन वन है, तो बिल्कुल मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला कि सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी होता है मेरे पास ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर के बराबर। ये ए क्या है यहाँ पे, मेरे पास ए यहाँ पे ये है। ठीक है, ए मेरे पास यहाँ पे है वन। ठीक है, ए है मेरे पास वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, है ना। वन माइनस आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है मेरे पास वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई टू, किसके बराबर आएगा, वन बाई टू के। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा टू। ठीक है, तो आंसर विल बी, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको ये जीपी एपी का लेक्चर जो है ना समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया तो आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, और अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ नीचे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।